दोस्तों नमस्कार। के न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम दस्तक में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम हमारा उन विषयों पर होता है जो हमारे मन और मस्तिष्क पर दस्तक देते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं और इसके आने वाले समय में क्या नतीजे हो सकते हैं या क्या असर या क्या प्रभाव हो सकता है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। और आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि कश्मीरी पंडित को क्या न्याय मिलना शुरू हुआ है। आजकल एक फिल्म जो है बड़ी चल रही है द कश्मीर फाइल्स करके, और वहाँ पे उस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था उसको लेकर पूरा एक उसमें जो है वो आकलन है और उसका फिल्मांकन किया गया है। और दूसरी ओर एक खबर ये आ रही है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी जो कोर्ट है उसने कुछ ऐसे नामों को जिस पर मुकदमा तो चल रहा था 2018 से 17 से, पर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी थी, लेकिन अब जो है उस कोर्ट ने आदेश दिया है, जो विशेष कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि यासीन मलिक, हाफिज सईद समेत जो बिट्टा कराटे समेत कुछ बड़े ऐसे नाम हैं जो देश के खिलाफ आतंकवादी प्रवृत्तियां कर रहे हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आरोपों के साथ इन सब के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की जो कड़ी से कड़ी धारा हो ये लगाने का आदेश दे दिया है। कुछ लोग ये इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये एक शुरुआत है कश्मीरी पंडितों के साथ जो अन्याय हुआ था उस अन्याय के अब को लेकर अब न्याय मिलने की शुरुआत है, और कुछ लोग जो है इसे बहुत ही नेचुरल प्रोसेस के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मेरे बहुत पुराने मित्र, हमारे देश के बहुत ही जाने माने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं वो और बहुत अच्छे लेखक विवेक अग्रवाल जी जुड़े हैं। तो विवेक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। जी शुक्रिया। तो भाई जैसे मैं कह रहा था कि एक दो नज़रिए हैं, अभी कुछ कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, इनके खिलाफ यूएपीए लग गया। अब यूएपीए लगना, क्योंकि आप इस क्षेत्र के निष्णात हैं, आप बखूबी बता पाएंगे कि ये जो अब कोर्ट ने निर्देश दिया है इसके मायने क्या निकलते हैं, इसके नतीजे क्या आएंगे और इससे क्या कुछ न्याय मिलने वाली बात जो है पंडितों को वो सही एंगल है या फिर ये रूटीन प्रोसेस है। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए जो टेरर फंडिंग वाला केस है जी जी उसमें लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य से लेकर के और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, उसके अलावा यासीन मलिक जैसे कई लोगों के ऊपर ये पूरे जो मामला है वो दर्ज हुआ है। जी एनआईए पिछले कई महीनों से मतलब जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, एक के बाद एक छापामारी कर रही है, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ इस तरह की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, मिल नहीं रही थी। लेकिन अभी भी अदालत में जो एनआईए की अदालत है वहां पर जो एनआईए ने सारे दस्तावेज पेश किए और सबूत पेश किए, उसके आधार पर हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन, यासीन मलिक, शब्बीर शाह, फिर आपके मसरत आलम, कश्मीर के जो एक राजनेता और पूर्व विधायक हैं राशिद इंजीनियर, इनके समेत कई लोगों के खिलाफ जो है वो एनआईए कोर्ट के जज जो है प्रवीण सिंह ने अभी आरोप तय करने के लिए कहा है। ये आरोप तय करने की प्रक्रिया जो है ये एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इसमें एक मजेदार घटना यह है कि कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद असिया फिरदौस अंद्राबी, इन तीन लोगों को इस आरोप के मामले से बाहर निकाल दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके खिलाफ प्राइमा फेसी टेरर फंडिंग का केस नहीं बनता है, नहीं बन रहा है। इनके खिलाफ ये केस नहीं चलेगा। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इस पे किसी भी व्यक्ति का ढोल बजाना, गाल पीट बजाना या छाती पीटना कि हमने बहुत बड़ा महान काम कर दिया है जिससे कि कश्मीर के पंडितों को या कश्मीर के जो लोग मारे गए हैं उनको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस तरह के मामलों में सबूत जो है वो बहुत कम होते हैं और इन सबूतों के न होने की वजह से ये मामले जो हैं 2, 5, 10 साल में छूट जाते हैं और आरोपी बरी हो जाते हैं। जितने साल तक चूंकि यूएपीए लगाया है और उसके कारण जितने साल तक गिरफ्तार आरोपियों को अपनी कैद में सरकार रख सकेगी उतनी ही रख पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ, उनके खिलाफ मल्टीपल चार्जेस हैं, मल्टीपल केसेस हैं, तो वो लोग काफी लंबे समय तक वैसे भी जेल में रहेंगे। अब जैसे असिया अंद्राबी की ही मैं बात कर रहा हूँ,
आसिया अंद्राबी के खिलाफ और भी कई मामले हैं, तो वो अभी भी इस मामले से बाहर होने के बावजूद जेल से तो नहीं रिहा हो पाएगी। तो मयूर जी, कुल मिलाकर के हालात ये हैं कि ये इसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक कानूनी पहलू है जो कि अपना काम कर रहा है, एनआईए और अदालत। दूसरा राजनीतिक पहलू है कि इस घटना को ओवर द बहुत ही बड़ा ब्लो करके, बहुत ही बड़ा चीज बता करके और उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाए, तो वो एक पहलू और एक पक्ष है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। ये बस आपस की मारकाट और आपस की मतलब जो उलझाव और विलगाव है, वो सब बनाए रख करके और राजनीतिक रोटियां सेकने भर की कहानी दिखाई दे रही है। मयूर जी। आपके हिसाब से ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, जैसे अपने समय पे जो भी चीज़ें होती है कानूनी तौर पर, ये उसी सिलसिले के चलते चलते ही हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पर क्या ये, चलिए ये बात तो नहीं है, पर क्या ये जो यूएपीए लगा गया, तो ये तो टेरर फंडिंग एक बहुत बड़ा इसमें जो है एक चार्ज है कि टेरर फंडिंग इनको मिला हुआ है। और साथ में फिर ये है कि देश में आतंकी प्रवृत्ति करना और देश के खिलाफ षड्यंत्र जो है उसको रचना और अंजाम देने की कोशिश करना, और ये सब बातें इसमें आ जाती है। पर इसमें कहीं पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के साथ हुए बर्ताव को लेकर तो कोई इसमें कोई चार्ज हो ऐसा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, लग ये जो मामला है मयूर जी, ये सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग से रिलेटेड है। इसका कोई लेना देना या कोई वास्ता कश्मीरों पंडितों पर हुए जुल्मात या उनके देश निकाला या उनको घर से निकालने या उनको कश्मीर से भगाने की घटना से संबंधित कुछ भी नहीं है। आतंकवादी घटनाओं से संबंध है जरूर, लेकिन वो सिर्फ टेरर फंडिंग तक ही ये वाला मामला सीमित है। और इसमें जो है मतलब गवाहों के जो बयान अभी तक अदालत में पेश हुए हैं, तो उसमें प्राइमा फेसी जो है ये चीज़ें अदालत के सामने आई हैं कि रशीद से लेकर के जरूर अहमद शाह बटाली जो है, उनके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से घनिष्ठ संपर्क दिखाए हैं। ये सब जितने भी लगाए हैं कि आतंकी फंडिंग के लिए पैसा पाकिस्तान से आता था, उसकी एजेंसी आईएसआई से मिलता था। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का राजनयिक मिशन है, उसके जो दूतावास या उसके जो हाई कमीशन है, उन्होंने जिस तरीके से टेरर फंडिंग करवाने में मदद की है, वो उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां या सूचनाएं उन्होंने देने की कोशिश की है। लेकिन एनआईए के जज ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिन भी गवाहों की गवाहियां अभी तक सामने पेश की हैं अदालत में, वे सारी की सारी प्रथम दृष्टया हैं, यानी प्राइमा फेसी हैं। अभी उनको पुख्ता सबूत के रूप में अदालत ने नहीं माना है। अब यहां से मुकदमा आगे चलेगा और उस मुकदमे में क्या आगे सामने निकल कर आता है, क्या सबूत सामने पेश होते हैं, जो गवाह से गवाहियां अभी तक हासिल हुई हैं, क्या वे गवाह अदालत में टिके रह जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं आइंदा दिनों में देखने के लिए आएंगी। तब ये चीज डिटरमाइन की जा सकेगी, तब ये बात हम निश्चित तौर पर कह पाएंगे कि हाँ, साबित को सजाएं मिलेंगी। ये इसमें जो आरोप जी। ये जो आरोप है मूल रूप से देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, गैरकानूनी रोकथाम अधिनियम की विभिन्न धाराएं और आपराधिक साजिश रचने, ये सब मतलब मोटा मोटी धाराएं और ये सब हैं। और अगर ये सारी मतलब धाराओं में अगर हर व्यक्ति के खिलाफ ये मामले साबित हो जाते हैं, तो जहाँ तक कानूनी विशेषज्ञों का और पंडितों का मानना है कि ये का आरोप साबित होने पर दोषियों को उम्र कैद से फांसी तक की सजाएं हो सकती हैं। और अदालत जो है इनके खिलाफ अच्छे भारी भरकम जुर्माने भी लगा सकती है। जी हाँ। भाई इसमें क्या एक नाम बिट्टा कराटे का भी है? हाँ, बिट्टा कराटे का भी नाम है इसके अंदर। और उसके अलावा अगर मैं कुछ और नाम आपके सामने पेश करूं तो आफताब अहमद शाह है, अवतार अहमद शाह है, नईम खान है, बशीर अहमद भट्ट है, और जिसको कि पीर सैफुल्लाह के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं इसमें, काफ़ी लंबी चौड़ी मतलब भीड़ है आरोपियों की। और उन इनमें ये बिट्टा कराटे और इस तरीके से जो लोग हैं, ये ओवर द साइज ब्लो हो चुके हैं और इनको बहुत बड़े टेररिस्ट के रूप में माना देखा जाता है। और इसके पीछे दरअसल हमारी नीतियां भी बहुत हद तक
के आरोपियों के बारे में इस तरह से खबरें प्रांत करती हैं अखबारों और चैनलों में, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होने लगता है कि ये कोई बहुत बड़े आतंकवादी हैं या बहुत इन्होंने महान काम कर डाले हैं, ऐसे खतरनाक काम कर डाले हैं देश में। जबकि कई लोगों के खिलाफ तो उतने बड़े केसेस हैं ही नहीं। परंतु किन राजनीतिक कोशिशों के कारण, किन एजेंडा के कारण इन लोगों को इस तरीके से ओवर द फ्लो साइज़ दिखाया जा रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। मयूर जी। तो मैं तो जो जितनी भी साइट्स देख रहा था या मैं जो भी अखबारों में इस खबर को पढ़ रहा था, तो जो एक इन जनरल सिनारियो जो मुझे दिखा विवेक भाई, तो ये दिखा कि ये बहुत बड़ा काम हो चुका है ये। और इससे तो मतलब कि एक ऐसी शुरुआत है कि अब इनके जो है ये कांप उठेंगे आतंकी, और इनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। और अब ये न्याय की भी शुरुआत हो चुकी है, और ये सब इस तरह की अलग अलग भिन्न भिन्न अखबारों में और भिन्न भिन्न साइट्स में ये इस तरह के एंगल को लेकर मैं खबरें पढ़ रहा था, तो मैं थोड़ा खुद भी अचंभित था। मयूर जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है कि जमशेद और तकदीर दोनों इस तदबीर में मैं सबसे बड़ी अगर हमारे देश को इससे तो सबसे पहले जो हिंदू मुस्लिम दरार डालने की कोशिश की जा रही है उसे बंद करना पड़ेगा। अगर ये दरारें डालने का काम बंद नहीं हुआ तो ये चीज़ें और भी बड़े स्तर पर सामने आना शुरू हो जाएँगी और इसके जो है रिपरकशंस हर जगह पर जहाँ-जहाँ पर है और ईरान में, इराक में, पाकिस्तान में, जहाँ-जहाँ भी इस्लामिक टेररिस्ट बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों को जो है बरगला करके अपने गिरोह में शामिल करते रहेंगे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ आपने देखी हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ के जवान जो हैं भी मोसुल और ISIS के लिए जा चुके हैं। कुछ लौट करके आए हैं की गिरफ्त में हैं। तो ताना-बाना हमारा जो तोड़ा घटनाओं और इन चीज़ों के नाम के ऊपर, आतंकवादियों के नाम के ऊपर, उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे देश की सरकारें बड़े-बड़े दावे करती है, सीना ठोकती है, गाल बजाती है, अपनी पीठ ठोकती है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ ये कर दिया या वो कर दिया। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ और हमारी खुफिया एजेंसियाँ एकजुट होकर के काम ही नहीं करतीं। आप देखिए कि 9/11 का जो हमला था वर्ल्ड में, उसके बाद से बहुत ही छोटी-मोटी कोई एक-आध घटना ऐसी हुई हो, आतंकवादियों ने ट्रक चला करके 2-5 लोगों को कुचल मारा हो, उससे बड़ी कोई भी घटना होने पाई है। तो इसका पूरा यहाँ की FBI और CIA को जाता है। उन्होंने जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोफाइलिंग की, टेररिस्ट की, जिस तरह से ग्रुप्स की प्रोफाइलिंग की और बहुत ही उनके खिलाफ मुहिम चलाई और सामाजिक तौर पर भी ये व्यवस्था की कि जो मुस्लिम युवक और युवतियाँ इनकी तरफ आतंकवादियों की तरफ रुझान रख रहे हैं, उनको खोजा और उन्हें जो है समझाइश दी और उनको इसके खतरों से उन्होंने आगाह किया और इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका में अभी तक जो है नए हमले नहीं हो पा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ पर ये हमले लगातार बने हुए हैं। तो इसके पीछे का एक सबसे मुख्य कारण यही है कि एक तो विदेशी धरती से हमारे ऊपर जो है आक्रमण हो रहे हैं। दूसरा 1-2 ऐसे देश हैं जिनको कि इसकी फर्टाइल लैंड बना दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो नेपाल के साथ है और बांग्लादेश के साथ है। नेपाल और बांग्लादेश को अभी तक हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ में बहुत ही अच्छे प्रकार से साध कर रखा हुआ था, उन्हें जोड़ कर रखा हुआ था। पिछले 5-7 सालों में ऐसी घटनाएँ और दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिसकी वजह से ये दोनों देश जो हैं भारत से बहुत दूर चले गए हैं और नेपाल तो समझ लीजिए कि अब चीन का बिल्कुल एक अंग जैसा बन गया है और इसके बहुत बुरे नतीजे सामने आने वाले हैं। जी मयूर। मैं एक बयान पढ़ रहा था विवेक भाई अखबार में,
जिसमें जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो वो संबोधित कर रहे थे ये अपने सीआरपीएफ के जवानों को। उनका कुछ स्थापना दिन था, तो उस अवसर पर वो गए थे वहाँ पे। तो उनका एक बयान मैं पढ़ रहा था, शायद आपके ध्यान पे भी वो पड़ा होगा। उन्होंने कुछ ये कहा है कि आने वाले 2 साल के बाद तो आपको मतलब यहाँ कश्मीर में पहरा देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, ये किस तरह से ये इन्होंने कहा और क्या इसके पीछे इनका सोच हो सकती है कि 2 साल में ऐसा क्या हो जाने वाला है जिससे जो एक बहुत बड़ा हमारा एक जो पैरामिलिट्री ट्रूप है जो सीआरपीएफ है, उनकी ज़रूरत जो अभी बहुत वहाँ महत्वपूर्ण काम भी कर रहा है, तो उसकी अगर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो ऐसा तो क्या हो जाएगा? आप मतलब आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इसमें ज़्यादा जानकारी और ये सब रखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। मैं पॉलिटिकली इसको देखता हूँ, अगर हम सुरक्षा के मामले से तो आप ही बता पाएंगे कि क्या ऐसा कुछ लगता है, क्या हो जाएगा कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? मयूर जी, ये है बिल्कुल एक पॉलिटिकल बयान ही, इसके पीछे सत्ता लेश मात्र नहीं है। अगर अमित शाह ऐसा कहते हैं तो अमित शाह से हर व्यक्ति ये पूछना चाहेगा कि क्या उनके गृह मंत्री रहते हुए गुजरात में कोई घटनाएं नहीं, क्या गुजरात में ड्रग्स नहीं आ रहा है, क्या गुजरात में क्रिमिनल एक्टिविटीज जीरो हो चुकी हैं, क्या गुजरात के जो क्रिमिनल डेटाबेस है वो जीरो एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ऐसा खत्म हो जाएगा कि वहां पर आपको सेना हटानी पड़ जाएगी, सीआरपीएफ की जरूरत नहीं होगी। ये अपने आप में बहुत ही बचकानी सी बात है। और अमित शाह जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के दिशा भूल करने वाले बयानों से निश्चित तौर पर बचना चाहिए। हम ये मानते हैं कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का आचरण और व्यवहार के साथ ही साथ में जिह्वा भी, वाणी भी शुचितापूर्ण। इस तरह के बयानों से वो विश्व भर में बात इन्हें समझ में मुश्किल, राष्ट्र चलाने का करने का कोई ज्ञान ही नहीं हो तो फिर इस तरह की बातें तो वो करेंगे ही। तो मैं बहुत ही शिद्दत से इस बात को मानता हूँ कि इन चीज़ों से, इस तरह की बयानबाजी से हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर बचाव करें तो बहुत अच्छा होगा। विवेक भाई, आपके जानकारी के मुताबिक अभी क्या स्थिति है कश्मीर की, अगर बात करें आतंकी प्रवृत्तियों को लेकर, तो वो अगर कुछ आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ पे और क्या आपके सूत्र बताते हैं? कश्मीर के साथ समस्या ये है कि वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्रेस के खिलाफ वो माहौल बनाया हुआ है। आपको पता ही है कि श्रीनगर का जो प्रेस क्लब है उसे सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए जबरन खाली करवा लिया, उस पे कब्जा कर वहाँ पर प्रेस के लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, मीडिया के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लिहाजा वहाँ से जो है खबरें राष्ट्र या विश्व के अन्य हिस्सों में उस तरह से नहीं पहुँच पा रही हैं जैसे पहुँचनी चाहिए। लेकिन जो हमारे सूत्र कहते हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। और अब जो है वहाँ पर और भी ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर बन गई हैं, जब से ख़ास तौर पर कश्मीर फाइल्स नाम की फ़िल्म आई है और उसे जिस तरह से सरकार ने प्रमोट किया है, जिस तरह से संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं और एक एजेंडा की बनी हुई फ़िल्म को लेकर के जिस तरह से छाती कूटने का काम चल रहा है, उसके कारण जम्मू कश्मीर में जो है और भी हालात खराब होने लग गए हैं। इनके इसके सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी मुस्लिम बहुल आबादी में बेचैनी छा गई है। अब मांग उठने लगी है कि गोधरा फाइल्स जैसी भी फिल्में फिर अब क्यों नहीं बनाई जाएं? क्यों नहीं उन चीज़ों को भी एक्सपोज़ किया जाए मुसलमानों के साथ हुई। ये जो है अभी तक हिंदुस्तान के क्षेत्र में उस स्तर में नहीं था, लेकिन अब वो भी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर सामने दिखने लगा। कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो अभी विषम है। वहां पर अभी भी सेना और को दिन रात ड्यूटी देनी होती है। आज भी गाहे बगाहे जो है आतंकवादी वहां पर
सेना के या सुरक्षा बलों के जवानों को, अधिकारियों को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। जो जवान छुट्टियों पर जा रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है। हालात में कोई खबरों की स्थिति में सुधार है, क्योंकि खबरें वहां से छन करके बाहर नहीं। अगर ये हालात बने रहे तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 10 साल या 20 साल या 50 साल में भी जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आएगा और वहां पर जो है वो गोली के बदले गोली की जो आज की व्यवस्था है वो कल भी जारी नहीं रहेगी। तो ये तो कुल मिला के जो आप कह रहे हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं वो तो स्थिति वही है कि जो सोच रहे हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब वो तो होने ही नहीं वाला है। ये 2 साल में या 2 साल के बाद के तुरंत के समय में ये सीआरपीएफ हटा दी जाए या फिर पैरामिलिट्री और फोर्सेस जो हटा दी जाए, ये संभव तो नहीं दिख रहा है। हालांकि उन्होंने क्यों बोला, और ये मैं इसलिए थोड़ा इस पर जो है मतलब ज़्यादा विचार करता हूँ कि ये जो 2 लोग हैं ना, ये जैसे अमित भाई हो या नरेंद्र भाई हो, ये जब कोई कुछ बोलते हैं विवेक भाई, तो उस समय हो सकता है शायद कुछ रेलेवेंट या प्रासंगिक न लगें, लेकिन कहीं फिर आगे जाके समझ में आता है कि ये इसलिए बोले थे क्योंकि ये होने वाला था, या इन्होंने ये सोच लिया था ये ऐसा कुछ होगा। इस तरह की उनकी कुछ ये आदतें हैं। और मैं क्योंकि गुजरात से ही हूँ और मैं उनको इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, उनको कवर भी कर रहा हूँ, तो मुझे इसलिए थोड़ा ये थोड़ा अजीब लगा कि ये बोल तो दिए हैं। अब इतने बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, बड़े प्रज्ञावान हैं, प्रबुद्ध हैं, उनको पता है कि क्या कब बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और फिर भी उन्होंने जब बोला तो मैं इसलिए थोड़ा जो है सोच रहा था, मैं हर एक एंगल से इसको सोच रहा था कि ऐसा क्या कर सकते हैं 2 साल में कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं इसलिए थोड़ा इस पर अटका हुआ था। कि जम्मू कश्मीर कोई आलू या प्याज नहीं, टेबल नहीं है जिसको कि उठा करके हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में शिफ्ट करवा देंगे। या ये नहीं हो सकता है कि कश्मीर के जितने मुसलमान हैं उनका सामूहिक कत्लेआम करके और उनकी लाशें कहीं पे आप दफना देंगे कि वहां पर सारे वो खत्म हो गए। वहां के जो मूल बाशिंदे हैं वो तो वहीं रहने वाले हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर मैं पुराने वक्त में लौट करके जाता हूँ और देखता हूँ कि जब कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन हुआ था, तब वे लोग जो है सरकार के पास गए थे, पार्टी के मुखिया के अलावा जो है हिंदू परिषद के लोगों के पास गए थे, नहीं की थी। फिर उनका एक रहनुमा मुंबई में भी बसता है जिसका नाम बाला साहब ठाकरे है। वो लोग इनके पास आए, उनके सामने उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों के लिए हम महाराष्ट्र के दरवाजे खोलते हैं, आप यहाँ पर आइए। आपके लिए माढ़ा की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो भी नई बनेंगी उसमें 1% का हम रिज़र्वेशन रखेंगे। आपके बच्चों के लिए हम एजुकेशन के लिए एकेडमिक्स जितने भी संस्थान हैं, उसमें 1% का हम आपके लिए रिज़र्वेशन रखेंगे। तो ये बाल ठाकरे ने कुछ न होते हुए उस वक्त में मतलब जिस तरह की सदाशयता और सहृदयता उनके प्रति दिखाई थी कश्मीरी पंडितों के लिए, और उनको ये दिखाया था, उनको जताया था कि तुम्हारा एक भाई यहाँ महाराष्ट्र में बैठा है। वैसी स्थितियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों और दक्षिणपंथी संगठनों ने नहीं दिखाई थी। उनका उनका साथ आज भी कोई नहीं दे रहा है। और ये चीज़ जो है, बहुत सारे जो उदारवादी कश्मीरी पंडित हैं, वो इस बात को आज भी मानते हैं कि हमें जो है न तब सहयोग मिला था, न आज सहयोग मिल रहा है। तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखने के लिए जाता हूँ तो शाह साहब का ये कथन, अमित शाह साहब का या मोदी साहब का ये सब कहना कि वहाँ कश्मीर में हम बहुत कुछ कर देंगे, वहाँ नए फूल खिलेंगे, कश्मीरी पंडित वहाँ जा कर के बसने लगेंगे। तो जब से वहाँ पर धाराएँ हटी है, कश्मीर को जो है वो राज्य केंद्र शासित बना दिया है क्षेत्र, तब से लेकिन उसके बाद परिवर्तन क्या आया? कितने हज़ार या कितने लाख करोड़ का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ? कितने वहाँ पर कश्मीरी पंडित जो हैं उनको अभी तक स्थापित किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक निजी व्यक्ति द्वारा बनाई हुई एक निजी फ़िल्म को लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा करके उसके बाद में इस तरह की बयानबाजियाँ करने से कुछ हासिल नहीं होना है। हमें बहुत ही ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत दिखाई देती है, और ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि वहाँ की जो हालात हैं वो सुधरें। और मुझे लगता है कि जो लोग 1 या 2 या 3 पीढ़ियाँ जिनकी अब कश्मीरी पंडितों की हिंदुस्तान के दिगर हिस्सों में
पैदा हो चुकी हैं, पनप चुकी हैं, कुछ मुंबई में हैं, बैंगलोर में हैं या विदेश भी चले गए हैं, क्या वो लोग खुद से कश्मीर लौटना चाहेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारी सरकार जो है उनके मन में वो विश्वास और वो भावना फिर से भरने में कामयाब हो पाएगी? क्या उनके खिलाफ जो है चल रहा साजिश और षड्यंत्र जो है वो बंद हो पाएंगे? एनआईए के जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत छोटा सा है। वहां तो हर दिन इस तरह की गोलीबारी और मारकाट और बमबाजियां चलती रहती हैं। उन केसेस का क्या होगा? वो केसेस तो अभी भी नहीं चल रहे हैं। दसियों सालों से मुकदमे वहां के अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनमें आज तक सजाएं नहीं हो रही हैं। तो सिर्फ एक केस को लेकर के और बात करना बेमानी है। जम्मू कश्मीर के सभी आतंकवादी केसेस की बात करनी होगी, उनके बारे में विशेष अदालतें बनानी होंगी और जिन जिन लोगों ने आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया है उनके खिलाफ सबूत मिलने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था करनी होगी। तभी कश्मीरी पंडितों का तभी वो अपने घर की तरफ रुख करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। भाई आज अब समय जो है हमारी अवधि समाप्त हो रही है इस कार्यक्रम की, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कि ये एक किस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है और अगर करना है तो क्या क्या करना ज़रूरी है और क्या करना चाहिए कश्मीर को लेकर और कश्मीर में बसे लोगों को लेकर और वहाँ से जो विस्थापित हो चुके हैं उन पंडितों को लेकर भी। तो विवेक भाई, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जो है हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे कुछ ऐसे ही मुद्दों पर जिस पर हम आपसे बात कर सकें और हमारे दर्शक जो हैं कुछ जानकारी पा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई। तो दोस्तों, ये एक आज हमारा मुद्दा था कि क्या कश्मीर के पंडितों को न्याय मिल रहा है या न्याय मिलने की शुरुआत हो गई है। तो हमारे जो एक्सपर्ट थे उनका तो ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिर्फ एक छोटा सा केस है जो टेरर फंडिंग का है और उसको लेकर माहौल कुछ बड़ा ज़्यादा ही गर्म और बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित होके पहले तो दिल्ली में बसे थे, उसके बाद अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों में गए, कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ लोग विदेश चले गए। तो ये सब जो है ये कश्मीरी पंडितों की खुद की अपनी एक स्ट्रगल है। उनका हाथ किसी ने पकड़ा नहीं, ना तब पकड़ा था, ना आज भी कोई पकड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो तब हम ये कह पाएंगे कि कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना शुरू हुआ है जब इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को, उन नीड्स को पूरा कर दिया जाए। तो दोस्तों, आज दस्तक में बस आज इतना ही है। फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ जो हमारे मन और मस्तिष्क पर दस्तक देता हो। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।